नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे से मचा बवाल। पीएम मोदी ने पार्टी के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। शरद पवार ने की एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा। ऐलान होते ही समर्थकों का हंगामा। अजीत पवार बोले, नए नेतृत्व को मिले मौका। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी आया नाम। आप सांसद ने बताया प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दोष सिद्धि पर नहीं लगी रोक। 1 महीने के लिए टला फैसला। फिल्म द केरल स्टोरी पर जिहादी गैंग को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से किया इनकार। 5 मई को होगी फिल्म रिलीज। आज की पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मचे बवाल की। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस की जनता को लुभाने के लिए पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान किए। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया, जिस पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के इस वादे के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर विरोध करने की बात कही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पहले प्रभुराम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को ताले में बंद करने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर साहब, क्यों कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन किए जाने का वादा किया? देखिए, ये ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट है। नग्न तरीके से आप मुस्लिम वोटों के लिए इस तरह की अनर्गल चीजें करते हो। मैनिफेस्टो में आपने क्या डाला कि बजरंग दल और पीएफआई के ऊपर बैन लगाया जाएगा। भाई, पीएफआई के ऊपर तो ऑलरेडी बैन लग चुका। नाम देने की क्या आवश्यकता थी? आप ये बैलेंसिंग एक्ट, यही इस देश की त्रासदी है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां सरकार बनाते रही हैं। इस तरह की चीजें दुनिया के हर मुल्क में होती हैं। हर समाज में कुछ न कुछ बवाल मचता है, लेकिन इसका सीधा सीधा तरीका इन मुस्लिम वोटों के लालचियों ने यही निकाला। पहले भी दंगे होते थे तो क्या करती थी कांग्रेस पार्टी? ये सेकुलर जमात क्या करती थी? क्या सही है, क्या गलत है, किसने शुरू किया, किसने उपद्रव मचाया, किसने हिंसा की, उसको दरकिनार कर दो। 10 हिंदू पकड़ लो, 10 मुसलमान पकड़ लो, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस करने के चक्कर में ही आज ये फंस गए, क्योंकि इनका सामना हो रहा है पॉलिटिशियन से। पहले लोग इस तरह की चीजों पे जवाब नहीं देते थे। आज क्या हुआ? इन्होंने कहा भाई बजरंग दल को हम बैन करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी कितनी शातिर है। पीएफआई का नाम भी डाल देती है, और पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है, एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ टैसिट अंडरस्टैंडिंग में 2 सप्ताह पहले एसडीपीआई के लोगों का बयान आ गया। बाकायदा इंटरव्यू देकर के बोले कि कहीं कहीं पे हम कांग्रेस पार्टी हो, तो कहीं कहीं पे जो जेडीएस है उसके साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी कीमत में बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देना है। तो यही इनका धंधा, यही राजनीति है। मुंह में राम, बगल में छुरी। अब हिंदू संगठनों ने कहा है कि अब बजरंग दल को बैन करा के दिखाओ, बवाल मचेगा। इससे क्या होता है? कांग्रेस पार्टी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। अच्छी खासी पोजीशन है, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ये सब गलतियां करेगी तो कांग्रेस पार्टी को जीती हुई बाजी हारनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन किए जाने को लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है, जिससे चुनाव से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर यह ऐलान किया। उधर पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता भावुक हो गए और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता और नेता उनसे पद पर बने रहने की अपील
कर रहे थे, जिस पर अजीत पवार ने कहा कि भावुक ना हो, शरद पवार फैसला वापस नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी नेतृत्व करे, पार्टी उनकी सहमति से ही फैसले लेगी। डॉक्टर साहब, क्यों शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा की? देखिए, ये तो पॉलिटिशियन बहुत ही घाघ हैं। ये सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ और ही है। इस्तीफा दे दिया गया, और जो लोग शरद पवार को जानते हैं वो कोई भी इस तरह का फैसला वो लेते हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल होती है। अब देखिए, एक सप्ताह पहले उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक पत्रकार को कहा था कि धमाका होगा। यही वो धमाका था जिसके बारे में वो बता रही थी। घर की पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी घर की पार्टी है। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया, खड़गे अध्यक्ष बन गए। सोनिया गांधी को कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा कोई फैसला कांग्रेस पार्टी में हो सकता है जो सोनिया गांधी की सहमति से ना हो? दरअसल ये एनसीपी को टूट से बचाने की एक बहुत बड़ी रणनीति के मुताबिक इन्होंने ये फैसला लिया है। अब ये खबर आ रही थी बीजेपी में कुछ लोग जाने वाले हैं। भाई, ये क्या कह रहा था संजय राउत कि भाई जिस तरह से शिवसेना टूटी है, एनसीपी भी टूटने वाली है। तो आपने क्या किया, एक ऐसा खेल खेल दिया कि अब देखो अब कौन जाएगा, कहाँ जाएगा। अजीत दादा के हाथ में कमांड आ जाएगा, मामला खत्म, कोई पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी बनी रहेगी और सब कुछ होता रहेगा। तो ये राजनीति से प्रेरित एक डिसीजन है। अपनी साख, अपनी पार्टी बचाने के लिए शरद पवार ने यह काम किया है। मार्क करने वाली बात क्या है, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सार्वजनिक जीवन से नहीं इस्तीफा दे रहा। मतलब राजनीति में तो लोग एक बार आ जाते हैं तो तभी जाते हैं जब वो यहां से जाते हैं। अदरवाइज राजनीति से कोई इस तरीके से इस्तीफा देता है? ये सिर्फ एक पोस्ट की बात है। दरअसल पार्टी टूट की कगार पे थी, बचाने के लिए ये खेल खेला गया है। जी बिल्कुल, शरद पवार के फैसले से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद अब देखना यह है कि पवार के बाद कौन पार्टी की कमान संभालने वाला है। अगली खबर में बात करेंगे शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट की। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बाद अब आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी इसमें सामने आया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चड्ढा का जिक्र है। हालांकि आप सांसद ने इसका खंडन करते हुए इसे प्रोपेगेंडा बताया है। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर शराब नीति को लेकर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को झटका लगता जा रहा है। ये मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये कितने बेशर्मी के साथ ईडी के चार्जशीट को प्रोपेगेंडा बता रहे। वो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया कानून के तहत दर्ज किया गया कागजात है। वो ईडी अगर उन चीजों को साबित नहीं कर सकेगी तो जज के द्वारा वो पनिश की जाएगी, फटकार लगाई जाएगी। आप कह रहे हो प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा तो आम आदमी पार्टी अब तक करती आ रही थी। कहां है भाई संजय सिंह? ईडी को 48 घंटे का समय देता हूं, अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हो गई कार्रवाई। संजय सिंह का भी नाम है, चड्ढा का भी नाम है, केजरीवाल का भी नाम है, सिसोदिया का भी नाम है, सत्येंद्र जैन का भी नाम है। बचा कौन? कौन बचा? और बाकी जो बचे वो इस शीश महल घोटाले में जाएंगे। सर से लेके पांव तक यह आम आदमी पार्टी, यह केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे भ्रष्टाचार में सराबोर है। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। सच्चाई देर से आती है लेकिन सही तरीके से आती है। कोर्ट में इनको जवाब देना होगा। जिन लोगों के नाम आए हैं उनसे पूछताछ भी होगी। और याद रखिए, ये ईडी का केस है, हवाला कारोबार जो सिसोदिया और इसके चट्टे बट्टे तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया। चार्जशीट में यही बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए इन लोगों ने गलत ढंग से साउथ लॉबी से लिए और चुनाव में खर्च किया। इस पैसे का हिसाब देना होगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा। ईडी की चार्जशीट इनको प्रोपेगेंडा नजर आता है और ये जो खुद झूठ फैलाते हैं इनको लगता है कि देश की जनता बेवकूफ है।
जी बिल्कुल। ईडी की चार्जशीट ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसमें सिसोदिया और केजरीवाल के बाद अब राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। आगे बात करते हैं राहुल गांधी को हाईकोर्ट से लगे झटके की। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें कोर्ट से फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर राहुल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में फैसले को गर्मी की छुट्टी के बाद के लिए टाल दिया है। अब इस पर फैसला 1 महीने बाद आएगा। याचिका में राहुल को मोदी उपनाम मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें, मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद राहुल ने पहले सूरत कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में अदालत के फैसले को चुनौती दी। डॉक्टर साहब, क्यों राहुल गांधी के फैसले को होल्ड पर डाला गया? होल्ड पे डाला गया है, सही डाला गया है। भाई, आप राजनीति करना चाहते हो? क्या चाह रहे थे कि फैसला आ जाए फिर कर्नाटक में जाकर के हम बाहुबली बनेंगे, या फिर सजा बरकरार रहती तो भारतीय जनता पार्टी उठाते? कोर्ट बहुत ही अक्लमंदी के साथ एक लीगल बैटल को राजनीति का कोई अखाड़ा क्रिएट नहीं करने देना चाह रही थी। इसलिए जज साहब ने कहा कि तुम इलेक्शन पहले निपट लो, उसके बाद फिर इसका फैसला करेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया था 4 तारीख को मैं जा रहा हूं बाहर, जो कुछ भी आपको कहना है आप कह दे, बाकी भी अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्री जवाब ववाब देना है आप बीच में दे, मैं छुट्टी से आऊंगा तब इसके ऊपर। समस्या क्या है? समय टल रहा है और दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेगा, और इलेक्शन कमीशन ने अगर वायनाड के लिए इलेक्शन की घोषणा कर दी तब तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। फिर कोर्ट की कार्रवाई चलते रहेगी, इधर इलेक्शन कमीशन वहां इलेक्शन भी करवा देगा। समस्या यह है, राहुल गांधी ज्यादा अक्लमंद बनने के चक्कर में अपने आप को इस मुसीबत में डाले। ये किसी और का किया कराया नहीं है, ये खुद की गलती है। लोअर कोर्ट में जजेस ने पूछा, माफी मांगते हो, रिग्रेट करते हो, कह दो कि भाई गलती से मुंह से निकल गया। मैं मोदी सरनेम वालों के लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा था। आपने कहा नहीं जी, मैं ठीक कहा हूं, जो लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं वो बेवकूफ हैं। जज ने कहा भाई ठीक है, जाओ फिर। यही काम सेशन कोर्ट में हुआ और यही काम इन लोगों ने हाई कोर्ट में भी किया है, रिग्रेट नहीं किया। तो एक महीने के बाद जब फैसला आएगा तो यही हेडलाइन होगा कि नहीं मिली राहत। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर ये माफी मांगेंगे, तब जाकर के इनकी सदस्यता भी बहाल हो सकती है और चुनाव पे जो पाबंदी है वो भी खत्म होगी। और अगर ये माफी नहीं मांगते हैं या हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर होगा यही कि 2024 तो गया, 2029 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल। मोदी विरोधी एजेंडे चलाने के चक्कर में राहुल ने खुद के लिए गड्ढा खोदा और अब अपनी मुसीबतों से वो निजात नहीं पा रहे हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे द केरल स्टोरी पर जिहादी गैंग को लगे झटके की। फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म को लगातार बैन किए जाने की मांग की जा रही है, जिसमें अब जिहादी गैंग को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से मना कर फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में वामदल और कांग्रेस लगातार फिल्म में 32,000 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर आतंकी संगठन में शामिल कराने वाले दावे को गलत बता रहे हैं। साथ ही इस फिल्म को राज्य की छवि खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस दावे को सही साबित करने के लिए 1 करोड़ के इनाम की घोषणा भी की है। डॉक्टर साहब, बड़ा झटका यहां जिहादी गैंग को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। भाई ये सीधे चले जाते हैं, बैन कर दो। भाई इंटॉलरेंस गैंग यही तो कह रहा था कि हमें बोलने की आजादी चाहिए, और वही लोग फिल्म को बैन कराने पे लगे हुए हैं। इतनी हिपोक्रेसी ये तो देखी नहीं जाती। भाई ये वामपंथी और ये कांग्रेसी, ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस हैं। क्यों चले गए भाई? जज साहब ने कहा कि नहीं सुनना, चलो हटो, जाओ, फिल्म रिलीज होगी। तो फिल्म तो रिलीज होगी। अब दिक्कत क्या है कि इस फिल्म से डर इस बात का लगा हुआ है लोगों को कि सच्चाई सामने आएगी, इनकी हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज होगी। ये अब तक
जो सच है उसको दबाते रहे, जो सच वहां के डीजीपी, वहां की वामपंथी सरकार ने और वहां के हाईकोर्ट के द्वारा बकायदा, और न सिर्फ हाईकोर्ट, सरकार और पुलिस, बल्कि वो तमाम जो चर्चेस हैं वो इसके ऊपर अपने बयान और अपने कंसर्न्स को दिखा चुके हैं। लव जिहाद, वहां पे लड़कियों को बहला फुसला कर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्मांतरण कराना, ये इनका पेशा है और इसलिए इनको लग रहा है कि ये सारी चीजें होंगी तो इनकी जो छद्म सेकुलरिज्म की जो राजनीति है वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। जी बिल्कुल। केरल स्टोरी में दिखाए गए जिहादी गैंग के काले सच पर पर्दा डालने की कट्टरपंथियों ने तमाम कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए फिल्म पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।